इंग्लैंड में जाकर उनके सबसे कठिन परीक्षा 4 साल की पढ़ाई 7 महीने में पूर्ण करके चौथी रैंक हासिल की थी और उनके सामने उनके नियुक्ति पत्र को फाड़ कर रख दिया था, जिनके नाम मात्र से पूरी अंग्रेज सरकार थर-थर कांपती थी और जिनके व्यक्तित्व से हिटलर तक प्रभावित थे। जी हां, मैं बात कर रहा हूं आजाद हिंद फौज के सुप्रीम कमांडर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, जिन्हें व्यक्तित्व का स्वामी भी कहा जाता है। इस महान नेता का जन्म 23 जनवरी 1897 में 1897 में हुआ था। 97 में हुआ था। कहां हुआ था? कटक में हुआ था। ये सब चीजें हैं, पॉइंट है, याद कर ले नहीं आपको। कटक में हुआ था। कटक कहां है? उड़ीसा में। बहुत ही रिच परिवार से ये बिलोंग करते थे। बहुत ही कम ऐसा देखा जाता है, बहुत ही कम, मैं नहीं कह रहा एकदम नहीं, बहुत ही कम ऐसा देखा जाता है किसी बहुत ही अमीर कोई घर का आदमी इतना बड़ा महान व्यक्ति बन जाए, पर्सनालिटी का स्वामी बन जाए। तो बहुत ही रिच फैमिली से थे। जिस टाइम पर अगर किसी गांव में साइकिल भी आती है तो पूरे जवार में हल्ला हो जाता है कि साइकिल आई है, उसके घर साइकिल आई है। उस टाइम पे उनके घर में कारें रखी हुई थी, इतने अमीर थे। और बचपन से लेके वो ब्रिलियंट स्टूडेंट रहे हैं, ब्रिलियंट, बहुत ज्यादा ब्रिलियंट। जिस काम में भी वो गए हैं उस काम में वो ब्रिलियंट रहे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहते हैं ना। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैसे बनेंगे? अगर आप ऑर्डिनरी में एक्स्ट्रा इनपुट करेंगे, यू विल बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। वही सिंपल सी बात इनकी थी। और उन्होंने कैलकाटा यूनिवर्सिटी में जब बीए उन्होंने किया था तब उन्होंने 2nd रैंक हासिल किया था। तो परिवार की आशाएं उनके प्रति बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो उनके जो पिता हैं उन्होंने उन्हें कहा कि अब ये सब आपने फोड़ ही दिया, अब बचपन से लेकर टॉपर रहे हैं, ब्रिलियंट स्टूडेंट रहे हैं, जाइए इंग्लैंड में जाकर उनको अपना औकात दिखा दीजिए। इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन होता है, जिसे माना जाता है कि वो बहुत कठिन एग्जामिनेशन है और आज भी वो सबसे ज्यादा कठिन एग्जामिनेशन है ही। यूपीएससी आपने नाम सुना होगा। और जो वो बन जाता है, कहा जाता है कि वो हेवन में चला गया जी। जो इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन को पास कर लेता है, मान लिया जाता है कि वो हेवन में चला गया। वो गए वहां पर, उन्होंने 1 साल तैयारी किया। 4 साल का पढ़ाई था, 1 साल तैयारी किया। बेसिकली अगर कोई आराम से पढ़े, 6-6 घंटे 5-5 घंटे करे तो बहुत टाइम लग जाएगा उसके लिए। कि उन्होंने 7 या 8 महीने में उसकी तैयारी करी, पूरी जीत और मेहनत करी और उन अंग्रेजों के साथ ही बैठकर एग्जाम दिया और उन्हीं के देश में जाकर उन्हीं के सबसे टफेस्ट एग्जाम में 4थी रैंक हासिल करी थी, 4th रैंक। लेकिन उन्होंने एक बात सोचा जब वो घर आए थे। आप आगे की कहानी में जानेंगे कि जब वो वापस घर आए थे, वो जब सेलेक्ट हो गए थे तो उनके पिताजी ने उन्हें बहुत ही खुशी में एक सोने की घड़ी उन्हें गिफ्ट की थी। उसके भी एक कहानी है, उसकी हम बात करेंगे आगे। लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि अंग्रेज जो है, इंडियन सिविल सर्विस, बेसिकली उनके ही अधीन उन्हें काम करना है। भले ही वो कितने बड़े भी अधिकारी हो जाए, कितने बड़े ऑफिसर हो जाए, लेकिन काम तो उनको उनके ही अधीन में करना होगा, उनके ही अंडर में करना होगा। मैं ये नहीं करूंगा। डिसीजन एक बार में उन्होंने उस जॉब को छोड़ दिया। इंडियन सिविल सर्विस जिसे हेवन माना जाता है उसे छोड़ दिया, खत्म, खेला खत्म। उसके बाद वो वापस आए इंडिया में, उनका जोर शराबा हुआ। उन्होंने बेसिकली देखिए गांधी जी से उनका कब बहुत ज्यादा मतलब प्रभावित कब हुए? 1922 में जब गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाया था, उससे बहुत ज्यादा वो प्रभावित हुए थे। किससे? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से। लेकिन जब उन्होंने उसे विड्रॉ कर दिया, गांधी जी को उन्होंने क्रिटिसाइज भी किया था, ये गलती किया आपने, ऐसे मतलब चौरी चौरा इंसिडेंट हो गया, आपने यार ये बंद कर दिया। आपने पढ़ा होगा ना चौरी चौरा इंसिडेंट, 1922 में ये सब हुआ था, तो विड्रॉ भी कर लिया उन्होंने, ऐसे ये गलत बात है। उन्होंने क्रिटिसाइज भी किया था गांधी जी को। कई लोग समझते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी का जो आपस में बहुत ज्यादा मुठभेड़ होता है, ऐसा कुछ नहीं था। कभी भी सुभाष चंद्र बोस गांधी जी के अगेंस्ट नहीं थे, उनके रास्ते अलग थे। उसकी हम बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे, ठीक है। गांधी जी भाई देखिए, एक बात आपको समझना है कि 1928 में उन्हें कोलकाता, देखिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आपकी किताबों में तो आप सोच ही सकते हैं कि एनसीईआरटी हो जाए या फिर आपके क्लास 10 की एग्जामिनेशन हो जाए, बहुत बड़े बड़े नेता लोगों के बारे में लिखा हुआ है। हाँ भाई, गांधी जी महान नेता है, मैं एकदम स्वीकार करता हूं। उनके बारे में पूरे पन्ने बड़े हुए हैं, 20-20 पेजेस, 1-2 चैप्टर पूरा उसी पे निकल गया। फिर नेहरू जी के ऊपर भी निकल गया, ये सारे नेता के ऊपर निकला। लेकिन सुभाष चंद्र बोस जी के आप चैप्टर देखेंगे तो सिर्फ 2 पेज में खत्म खेला।
और शायद उससे पहले आपने कभी उनके बारे में पढ़ा हो, और कभी कभी हमें इधर उधर से जानकारियां मिल जाती हैं। तो बहुत डिटेल में तो नहीं जा सकते, क्योंकि आपको भी क्लास 10 का अपना सिलेबस करना है, क्योंकि जितने भी मैं वीडियोस बनाऊंगा अगर उनके ऊपर मैं बनाऊं तो वीडियोस कम पड़ जाएंगे, लेकिन हमें क्लास 10 के सिलेबस से स्टिक रहना है। 1928 में उन्हें कोलकाता सेशन एक होने वाला था, उसका हेड बना दिया गया, उसका अध्यक्ष बना दिया गया, और उनसे कहा गया कि जब बड़े बड़े नेता आएंगे तब आपको सारी चीजें ऑर्गेनाइज करनी होंगी। तो उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से उन चीज़ों को ऑर्गेनाइज किया, और बेसिकली यहीं पे हमें चीज़ पता चलता है, क्यों बता रहा हूं मैं आपको, उन्होंने सेना के इकट्ठे करने में बहुत ज़्यादा उनका वहां पे प्रभाव था। हरदम से आर्मी अपना बनाने, एक फौज बनाने में बहुत ज़्यादा उनका आपने अगर आप ऑटोबायोग्राफी सर्च करेंगे इंटरनेट पे तो आपको पता चलेगा कि जब भी वो कॉलेज में थे या फिर जब भी वो स्टूडेंट लाइफ में भी थे तो वो कभी भी विद फ्लो ऑफ रिवर नहीं जाते थे, अगेंस्ट द स्ट्रीम उनका रहने का आदत था, विरोध हरदम करते थे वो। ठीक है, तो बचपन से ही मतलब 15 साल की उम्र तक उन्होंने स्वामी विवेकानंद के ऊपर जितने भी किताबें रखे हुए हैं सब कुछ उन्होंने पढ़ डाली थी। उनके रोल मॉडल कौन थे? स्वामी विवेकानंद जी थे। उनके बारे में जो भी उन्हें ज्ञान मिलता सब कुछ वो पढ़कर रख दिए थे, और वहीं से उनके एक रिबेलियन टाइप के वो व्यक्ति थे। कभी भी ऐसा नहीं कि भेड़ जहां चल रहा है वहां हम नहीं जाएंगे, गलत है गलत बोलेंगे, सिंपल सी। तो वहां पर उन्होंने सेना इकट्ठा किया, 80 या 100 लोगों के युवा जो लोग थे उनका एक सेना बनाया और उनको मिलिट्री का ड्रेस पहना दिया, वर्दी पहनाई, और उनसे कहा कि जब गांधी जी आएंगे, जब नेहरू जी आएंगे, आपको उनको ठोक के सैल्यूट मारना है। पूरा ट्रेनिंग उन्होंने दिया। अब भाई उनको लग रहा था कि पॉजिटिव पूरा एटीट्यूड में थे वो, तो जब गांधी जी नेहरू जी आए तो गांधी जी को सबने सैल्यूट मारा, भाई सब कुछ बड़े बड़े नेता हैं। तो गांधी जी ने कहा उनसे कि ये बंदरों की फौज की क्या जरूरत थी। देश के महान नेता हैं वो गांधी जी, एकदम राष्ट्रपिता है, तो उन्होंने कहा कि इन बंदरों की फौज की क्या जरूरत थी। अब आम आदमी क्या सोचेगा कि चलिए भाई देखिए इनके लिए इतना हमने सैल्यूट मराया और ये कह दे बंदरों की फौज। लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस को इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ कि 1928 के बाद फिर वो काफी सारी उन्होंने चीजें करी जिसका वर्णन आपके सिलेबस में नहीं है। अगर मैं बताने चला जाऊं तो आप वीडियो को डिसलाइक करके आगे भाग जाएंगे, आपको लगेगा कि लिखने के लिए तो कुछ चीजें है ही नहीं, तो सिलेबस के स्टिक रहा जाए। तो बेसिकली उनको एक और चीज मैं कहना चाहूंगा कि वो अरेस्ट हुए थे 1932 में, उनको अरेस्ट कर लिया गया था। ठीक है, 1932 को उनको अरेस्ट कर लिया गया था और उनको जेल में भेज दिया गया था। अब वो जेल की स्थिति, बुर्मा में वो जेल है, उसका नाम मैं बताना चाहूंगा, मैंडल जेल है वो। उसका स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब था। वहां पर जो भी जाता उसको एक लॉन्ग टर्म बीमारी हो ही जाती थी। ठीक है, लॉन्ग टर्म हरदम बीमारी उनको हो ही जाती थी। उनको भी ट्यूबरकुलोसिस हुआ। तो उनका जब हेल्थ खराब हुआ तो जब 1933 में वो छूटे तो 1933 से लेकर 1936 तक वो यूरोप में चले गए। कहाँ चले गए? यूरोप में चले गए। इसका वर्णन आपकी किताब में नहीं है, लेकिन फिर मैं बताना चाहूंगा कि कहानी आपको समझ में आए, स्टोरी की तरह समझिए। हिस्ट्री कभी बोरिंग नहीं होती। जैसे फिजिक्स अगर आपको बोरिंग लगता है तो फिजिक्स का टीचर खराब है, वैसे अगर आपको हिस्ट्री बोरिंग लग रहा है तो हिस्ट्री के टीचर खराब है। हिस्ट्री के सब्जेक्ट की कोई गलती नहीं है। भारत के इतिहास दुनिया के सबसे खतरनाक इतिहासों में से एक है, सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे मजेदार। तो 1936 से 1936 से वो यूरोप में रहे। उन्होंने अपना वहां पर इलाज करवाया और वहीं पर उनकी अपनी पत्नी से मुलाकात हुई जिनका नाम है एमिली। वो ऑस्ट्रिया से शायद थी, अगर आप इंटरनेट में सर्च करेंगे आपको पता चलेगा। और यूरोप में उन्होंने समाजवाद के बारे में बहुत ज्यादा रिसर्च किया। वहां पर ही अपने मतलब देखिए, आपने सुना होगा कि भगत सिंह जी को जब फांसी पर चढ़ाने ले जाया जा रहा था तो अंत समय में भी उन्होंने कहा था कि बस 9 या 7 पन्ने और बचे हुए हैं। किसी एक लेखक के बारे में वो पढ़ रहे थे, किसी एक ऑथर का किताब पढ़ रहे थे। उन्होंने कहा कि बस 9 या 8 पेजेस बचे हुए, इसे मुझे पढ़ने दीजिए, फिर मुझे आप फांसी पर चढ़ा दीजिएगा। महान लोगों की यही बात होती है, जहां वो जाते हैं अपने ज्ञान वर्णन करते हैं। यूरोप में भी जाके उन्होंने सोशलिज्म पढ़ा। 1936 के बाद वो आए। 1936 में कहां आ गए जी? इंडिया में वापस। उनकी जय जयकार शुरू होने लगी। 1936 के बाद सिर्फ 1.5 साल बाद 1938 में उन्हें हरिपुरा सेशन में, कहां पे? याद रखिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। उन्हें हरिपुरा सेशन में उनका प्रेसिडेंट बना दिया गया, अध्यक्ष बना दिया गया। ठीक है, प्रेसिडेंट। हरिपुरा सेशन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को प्रेसिडेंट बना दिया गया।
और वहीं पर उन्होंने अपना आइडियोलॉजी सबके साथ शेयर किया नेशनल यूनिटी के बारे में। ठीक है, किसका? नेशनल यूनिटी के बारे में उन्होंने अपना आइडियोलॉजी शेयर किया। उनका एक आइडियोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको हर पॉइंट में उसे लिखना है अगर आपको क्वेश्चंस आते हैं। वो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मासेस। क्या है जी? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मासेस। अब यही चीज आप ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉरवर्ड ब्लॉक में भी लिख सकते हैं कि मतलब मासेस को ऑर्गेनाइज करना है। चाहे वो, जैसे कि आपने बाहुबली अगर मूवी देखा हो तो वहां पर उन्होंने क्या कहा था, जब आपने वो सीन देखा हो कि सारे जो किसान थे उन्होंने अपने गायों को छोड़ दिया था सिंग पर, वो क्या कहलाते हैं, आग लगा के। वैसा ही कुछ उनका भी आइडियोलॉजी था। मतलब हर एक व्यक्ति, चाहे वो कहीं से भी हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो वर्कर हो, सब कोई भारत को आजाद करने में भाग ले। आप चुपचाप सोच की तरफ बैठे ना रहें, कुछ ना कुछ आपका कंट्रीब्यूशन होना चाहिए हर एक व्यक्ति का। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मासेस, सबके हाथ में हथियार हो जी। ठीक है, सबके हाथ में हथियार हो, मतलब हथियार नहीं कि सबको लेके घूम रहा है, ऐसा नहीं कि, लेकिन जब जरूरत पड़े तो सब सामने आके खड़े हो जाएं जी, चाहे वो कोई भी हो। ठीक है, मासेस को ऑर्गेनाइज करना। और यहीं पर उनकी गांधी जी से रिफ्ट शुरू हो गया। अब गांधी जी के कान खड़े हो गए कि देखिए जी, ये तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मासेस की बात करने लगे, हम तो अहिंसा में चलते हैं, हम तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कराते हैं और फिर उसे खत्म भी करवा देते हैं। आप ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मासेस कैसे कर लेंगे? आप सेनाओं को कैसे इकट्ठा कर लेंगे? अब यहां से उनके बीच में मुठभेड़ धीरे धीरे शुरू होने लगा। 1939 में, ठीक है, 1939 में त्रिपुरी, ठीक है, फिर से त्रिपुरी सेशन में इलेक्शंस होने की बारी आई। इलेक्शंस जब होने वाले थे, गांधी जी को पता था कि इतना इनका डंका बजा है, जो व्यक्ति 3 साल से देश में नहीं था और जस्ट जैसे ही आया उसे हरिपुरा सेशन में कांग्रेस का प्रेसिडेंट बना दिया गया, तो त्रिपुरी सेशन में तो और उनकी बोलबाला शुरू हो गई, जरूर ही वो प्रेसिडेंट बनेंगे। गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को बुलाया और कहा कि यदि आप इलेक्शन में जीतते हैं तो वो मेरी हार होगी। गांधी जी हमारे देश के राष्ट्रपिता हैं जी, ठीक है, तो उन्होंने कहा था कि यदि आप इलेक्शन में जीतते हैं तो वो मेरी हार होगी। चलिए जी, कोई नहीं, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस, अब आप सोच रहे होंगे कि वो मान गए होंगे जी, लेकिन नहीं, इतने भी सीधे साधे कहां, सीधे साधे होते तो कहां अंग्रेज भागते जी, ना 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 ना। उन्होंने कहा कि ठीक है, लड़ लिया जाए। 201 वोटों से जीते, 10-20 वोट नहीं, 201 वोटों से। अब गांधी जी से इनडायरेक्टली वो जीते थे। अब गांधी जी को पता था कि ईगो की बात आ जाएगी, मैं नहीं लड़ने वाला। उन्होंने सीताराम मैया, पट्टा भी सीताराम मैया को उन्होंने इलेक्शन में अपने तौर पे खड़ा करवाया और उनसे वो जीत गए, ठीक है, 201 वोटों से। मेजॉरिटी ऑफ वोट उनके हाथों में आ गया। अब गांधी जी रूस के चले गए, रूस नहीं गए, रूस के चले गए, ठीक है। तो हुआ क्या कि जो लीडर्स थे, कई लीडर्स थे कांग्रेस में जो गांधी जी को पूजनीय मानते थे। अब उनको आंखों को उन्होंने बंद कर लिया था और कहा था, सिंपल सी उनकी आइडियोलॉजी थी कि गांधी जी के विरुद्ध जो खड़ा होगा वो हमारा भी ओपोनेंट है जी, वो गलत है। उसमें 15 या 16 उस समय त्रिपुरी सेशन में कांग्रेस लीडर्स होंगे, उसमें से 13 लोगों ने क्या कर लिया, रिजाइन मार लिया। 13 लोगों ने क्या कर लिया, रिजाइन मार लिया। अब भाई सुभाष चंद्र बोस को खराब लगी ये बात, देखिए अब क्या चलेगा। फिर वो गए गांधी जी के पास, उन्होंने पूछा कि दिक्कत क्या है सर, आपको बताइए एक बार, प्लीज क्या कहते हैं, एक्सप्लेन इट। तो गांधी जी ने कहा कि देखिए, आप हमारे साथ ही रहिए, लेकिन अगर आपको हमारे साथ रहना है, कांग्रेस के साथ रहना है, तो आप अपना रास्ता बदलिए। गांधी जी का जो बात करें, गांधी जी, महात्मा गांधी जी भाई, तो गांधी जी का लक्ष्य, ठीक है, लक्ष्य एम कहा जाए, और नेताजी का जो लक्ष्य है एम, दोनों ही पवित्र है। क्या है, दोनों ही पवित्र है। पवित्र मतलब बहुत ही नेक है कि देश की आजादी। लेकिन गांधी जी क्या कहते हैं कि यदि मेरा एम पवित्र है, वो शुद्ध है, तो मेरा जो रास्ता होगा वो भी शुद्ध होगा। मैं अहिंसा से रहूंगा जी, सिंपल सी बात रहेगी। लेकिन नेताजी कहते थे, जैसे आपने कृष्ण जी को देखा हो, क्यों महाभारत, भगवान खुद क्यों महाभारत करवाएंगे? एम तो वही है ना कि जब भी पाप का घड़ा भरने लगे, बेसिकली क्या होता है, भगवान खुद जल्दी धरती पर नहीं आते हैं, तो जब पाप का घड़ा जो है डोलने लगता है ना, तो वो अपने इंस्ट्रूमेंट्स भेजते थे, और वो इंस्ट्रूमेंट कौन है जी, नेताजी, ठीक है।
इन्होंने कहा था कि एम तो मेरा भी वही है, लेकिन मैं सीधे रास्ते से या टेढ़े रास्ते से, मेरा कुछ फिक्स रास्ता नहीं होगा, जिस भी रास्ते से मुझे एम मिल जाए, कल छल बल सबका प्रयोग होगा। महाभारत में भी यही हुआ था जी। कृष्ण जी ने स्वयं आकर कहा था कि कल छल बल सब कुछ लगेगा, अब आप कर लीजिए जो करना है, ठीक है। तो इन्होंने भी कहा था कि मेरा रास्ता जरूरी, ऐसा नहीं है कि नेताजी हरदम अहिंसा से ही रहेंगे, हिंसा से ही रहेंगे, वो अहिंसा में भी जाएंगे, हिंसा में भी जाएंगे, जिस तरीके से जो उनको उचित लगे उस हिसाब से वो काम करेंगे। तो यही सिंपल सी बात है, ये कहेंगे कि इनका रास्ता भी पवित्र होगा, इनका रास्ता कैसे भी एम की तरफ जाना चाहिए, चाहे वो पवित्र हो या ना, सिंपल सी बात, ठीक है। ये यहां पर बात आ गई। अब बेसिकली आपको पता होगा कि 1939 से 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला था। तो 1939 में वर्ल्ड वॉर के बहुत ज्यादा टेंशन शुरू हो गए थे पहले से ही, उसी लिए वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मासेस पर ध्यान दे रहे थे। गांधी जी कह रहे हैं कि नहीं जी, अभी इनका हालत खराब है, ब्रिटिशर्स जो है वो अभी युद्ध लड़ेंगे, वो युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, युद्ध हो सकता है, हम किसी को पीछे से वार नहीं करेंगे, हम कमजोरों को नहीं मारते। और वहीं पर नेताजी कहते थे कि अरे भाई 200 साल से कहाँ थे आप जब वो हमें मार रहे थे, वेयर वेर यू। सिंपल सी बात है जी, ठीक है। तो उसमें ज़्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं। तो जब 1939 से वो उन्होंने रिज़ाइन किया, ठीक है। अब जब देखा कि 13 जो इतने लोग, अब भाई क्या कर सकते हैं, गांधी जी रूस के उधर चली गए हैं, तो चलिए हम रिज़ाइन कर देते हैं। उन्होंने कांग्रेस से रिज़ाइन किया और एक अपना ब्लॉक बना लिया, अपना दल बनाया फॉरवर्ड ब्लॉक नाम से। किस नाम से जी? फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम से। डेट याद रखिएगा, 3 मई को उन्होंने बनाया था, 1939 में ही बनाया था। ज़्यादा लेट नहीं करते ये सब चीज़ों में, शुभ कार्य में देर नहीं किया जाता। तो 3 मई 1939 को उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक बना दिया। अब फॉरवर्ड ब्लॉक के 3 पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, बुक्स में अपने देख लीजिएगा। मैं ओवरव्यू आपको दे देता हूं कि इसका मेन एम क्या है फॉरवर्ड ब्लॉक को बनाने का। फॉरवर्ड ब्लॉक को बनाने का सबसे बड़ा काम यह है कि चाहे वो पीजेंट हो, वर्कर हो, एजुकेटेड पर्सन हो, स्टूडेंट हो, हर एक व्यक्ति फ्रीडम को पाने में देश की मदद करेगा, ठीक है। हर एक व्यक्ति फ्रीडम को पाने में देश की मदद करेगा। दूसरा पॉइंट यह है कि जमींदारी जो सिस्टम है, कौन सा सिस्टम? जमींदारी जो सिस्टम है, इसको कंप्लीटली एबॉलिश करना। जमींदारी सिस्टम बहुत खतरनाक होता है और ये भी अंग्रेजों के चलते ही है जी, ये भी अंग्रेजों के चलते ही है। जो पीजेंट्स हैं, फार्मर और पीजेंट में फर्क जानते हैं? फार्मर वो होता है जिसकी अपनी जमीन होती है और वो खुद खेती करता है। पीजेंट्स वो होते हैं जो दूसरे की जमीन पर खेती करते हैं। पीजेंट्स को ही बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता है जमींदारी सिस्टम के द्वारा। जो जमींदार होते हैं वो पैसा उनसे ऐंठते हैं, उस समय सूखा पड़ा होता है, बाढ़ आता है, फिर भी पैसा मांगता है। अगर पैसा नहीं देते हैं तो उनके ज़मीन गिरवी रखवा दिए जाते हैं, उनसे पैसा मांगा जाता है, नहीं करते तो उनको बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता है। इसको क्या करना है? एबॉलिश करना है। मेन इसका एम ये है। और लिबरेशन की जो मैंने बात किया था कि हर एक व्यक्ति, चाहे वो पीजेंट हो, चाहे वो वर्कर हो, सब कोई देश की आज़ादी में काम करे और देश में एक नया मॉनेटरी सिस्टम आए। इसका मतलब समझिए, देश में नया मॉनेटरी और क्रेडिट सिस्टम है। क्रेडिट सिस्टम भी नया आना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? मॉनेटरी सिस्टम मतलब बजट में हर एक सुधार आए कि कहां कैसा खर्चा होगा, ठीक है। पहले ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। कहां क्या खर्चा हो रहा है, देश के फंड्स कहां जा रहे हैं, कोई दे रहा है नहीं दे रहा है, ये सब का एक कलेक्शन होगा, सबको लिखा जाएगा कि एजुकेशन सेक्टर में कितना खर्चा करना है। मॉनेटरी सिस्टम आना चाहिए कि मॉनेटरी सिस्टम का मतलब क्या होगा? गवर्नमेंट जो है वो कैसे पैसे को आम नागरिकों के लिए खर्चा करे, वो होता है मॉनेटरी सिस्टम। सिंपल सी बात, ठीक है। तो ये मेन ऑब्जेक्टिव है फॉरवर्ड ब्लॉक के। अब जब देखा अंग्रेजों ने कि भाई फिर से वही बात, जहां जहां एक बात मैं बोलना नहीं चाहता हूं ऑन रिकॉर्ड, लेकिन बोलना ही पड़ेगा कि जहां जहां भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस गए हैं, हर वक्त गांधी जी रास्ते में अड़ियल बने हुए हैं, हर वक्त, ठीक। तो अंग्रेजों ने देखा कि देखिए फॉरवर्ड ब्लॉक बना लिया, ये सब जमींदारी वगैरह मॉनेटरी सिस्टम, तो हर एक व्यक्ति उनको पूजना शुरू कर दिया। उन्होंने सारे व्यक्ति नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उन्होंने साथ देने लगे। तो 1940 में इनको अरेस्ट कर लिया गया। फिर वही बात, कृष्ण जी जब गए थे तो उनको दुर्योधन ने बांधना चाहा, तो फिर से दुर्योधन जो है बांधना चाह रहा है। तो 1940 में अरेस्ट किया। तो ये भी सीधे साधे आदमी है नहीं जी, इन्होंने हंगरी स्ट्राइक कर लिया,
क्या कर लिया? हंगरी स्ट्राइक कर लिया। आपने देखा होगा, मूवीज में दिखाया जाता है, सरदार उधम बाग आपने देखा होगा। तो उन्होंने हंगर स्ट्राइक कर लिया। हंगर स्ट्राइक करने से क्या होगा जी, अगर उनकी हेल्थ खराब हुई, अगर उनको कुछ हुआ तो पूरा देश क्रांति में आ जाएगा, पूरे देश में क्रांति फैल जाएगी। और उस टाइम के ब्रिटिश में जो थे उस टाइम के, उन्होंने कहा था कि जिंदा नेताजी कुछ नहीं कर सकते जितना मरे हुए नेताजी कर देंगे। ठीक है, मतलब मरे, अगर नेताजी को कुछ हुआ तो पूरा देश हमें खा जाएगा। उतना उनका उस समय प्रभाव पड़ा हुआ था पूरे देश में। तो 1940 में उन्हें अरेस्ट किया गया, लेकिन उन्होंने खाना ही नहीं खाया, हंगर स्ट्राइक कर दिया, तो उनकी हेल्थ बहुत खराब होने लगी। तो 1941 में उन्हें छोड़ा गया और उन्हें होम अरेस्ट कर लिया गया। क्या कर लिया गया? होम अरेस्ट। जो कि आपने देखा होगा सुशांत राजपूत का जो केस हुआ था, उसमें जो आईपीएस गए थे उनको होम अरेस्ट कर लिया गया। तो तंत्र है जी, इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता। तो उन्हें होम अरेस्ट कर लिया गया फिर से। ठीक है, अब होम अरेस्ट किया गया तो यहां पर अब कहानी सोचिए कि सुभाष चंद्र बोस की अगर हम उनके पूरे लाइफ पर अगर एक मूवी बनाए, एक सीरीज बनाए, दुनिया का सबसे नंबर 1 सीरीज वो हो सकता है अगर ढंग से बनाया जाए। तो उन्होंने यहाँ पर अब दिमाग लगाया, उन्होंने अपना दाढ़ी बढ़ाना शुरू कर दिया। और दाढ़ी बढ़ाते एक योगी के भेष में आ गए और उन्होंने रात को अपने भतीजे के साथ गाड़ी में बैठकर वो निकल गए और किसी को कानो कान खबर नहीं हुई कि वो कहाँ चले गए। किसी को कानो कान खबर नहीं हुई कि वो कहाँ चले गए। पेशावर से जाते जाते, ठीक है, पेशावर से जाते जाते रशिया को पास करते करते वो पहुंच गए बर्लिन। कहाँ पहुंच गए? बर्लिन। और यहां से एक नई कहानी की शुरुआत होगी। ठीक है, एक नई कहानी की शुरुआत होगी। तो जैसा कि हमें लग रहा है कि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, आप बड़े वीडियोस देख के बाहर से जल्दी आते नहीं हैं, तो आज इतना ही हम रखेंगे। पार्ट 1 यही होगा हमारा। पार्ट 2 में हम बात करेंगे कि अब क्या कहानी होती है। जो बंदा देश के अंदर रह के चीज़ नहीं कर पाया, उन्होंने देश में बाहर जाकर अंग्रेजों को लात मारकर भगा दिया। कहा जाता है कि अहिंसा से सब कुछ हुआ है। खैर ऐसा होता तो बात ही क्या थी। ठीक है, आज अहिंसा से ही रशिया भी जीत जाता और यूक्रेन भी जीत जाता। तो चलिए आगे की वीडियोस में हम जल्दी ही बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट कर दीजिएगा। JMJ, जय महाराज जी।